चलो इम्प्रूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी जो क्रॉप है इसके वैरायटी में कैसे इम्प्रूव किया जाए। भाई समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होता क्या है उसको समझते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो क्या होता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट? What is crop variety improvement? What is crop variety improvement? क्या होता है ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट? समझ में आया? So crop variety improvement means creating new plants that are much better than old ones. यानी जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है इसका मतलब है कि नया प्लांट को क्रिएट करना जो काफ़ी अच्छा हो हमारे दूसरे वाले प्लांट से, यानी हमारे पुराने वाले प्लांट से। उसी को क्या कहते हैं? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब वो काफ़ी अच्छा किस फॉर्म में हो? तो इस फॉर्म में हो कि ये हमारा पुराना वाला प्लांट है, देखो इसका हाल कैसा हुआ पड़ा है। आ रहा समझ में? लेकिन हमने क्रॉप को अपना इम्प्रूव कर दिया, अपने फसल को हमने क्या कर दिया? इम्प्रूव कर दिया, और कितना अच्छा से फसल हुआ भी है, और हमारा प्लांट भी देखो कितना ग्रीन ग्रीन सा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किसको कहते हैं, ये चीज समझ में आया? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट मीन्स क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स दैट आर मच बेटर देन द ओल्ड वंस। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा ओल्ड प्लांट था और ये हमारा इम्प्रूव्ड किया हुआ प्लांट है। ठीक है, अब ये कैसे इम्प्रूव हुआ इसके बारे में समझते पहले। तो इस बेटर का मतलब क्या है? वहां पे मच बेटर लिखा था ना, इस मच बेटर का मतलब क्या है? तो बेटर का मतलब ये है, अपने उसमें देख सकते हो, नोट्स में मिलेगा तुमको, क्या कि हायर यील्डिंग होना चाहिए। हायर यील्डिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हायर यील्डिंग, यानी कि देखो यील्डिंग मतलब होता है फसल का उपजाऊ, कितना उपजाऊ होना चाहिए, तो यानी प्रोडक्शन काफी अच्छा होना चाहिए। मच बेटर का मतलब क्या हो गया कि पहले जो हमारा पुराना वाला प्लांट था भैया उससे थोड़ा सा फसल होता था, लेकिन अपने क्रॉप्स वैरायटी को इम्प्रूव करके और हायर यील्डिंग कर दिए, यानी अपना प्रोडक्शन को क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? दूसरी बात कि जो हमारे फसल में डिजीज या फिर जो पेस्ट आया करते थे, कीड़े मकोड़े आया करते थे, उनसे हम अपने प्लांट में एक ऐसा चीज कर दिए कि वो रेजिस्ट करने लगा। आ रहा समझ में? यानी अपने आप को बचाने लगा इन लोगों से, इन डिजीजों से, इन पेस्टों से। आ रहा समझ में? प्रोटेक्शन करने लगा। दूसरी बात, बेटर का मतलब ये है कि वो प्लांट खुद से अपने आप को बचाव कर रहा हो। आ रहा समझ में? तीसरा पॉइंट ये है कि ग्रो विथ लेस वाटर, ज्यादा पानी की अब उसको जरूरत ना हो, साथ ही साथ उसको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत ना हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा केमिकल्स की उसको जरूरत ना पड़े कि ऊपर से हम उसको केमिकल पे केमिकल दिए जा रहे हैं, हाँ, तब जाके वो फसल हो रहा है। ऐसा नहीं, बिना केमिकल के, ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं, कम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो वाटर है उसको कम चाहिए। ठीक है, यानी अपने अपने जो क्रॉप्स है उसको इतना बेटर बना दिए कि भैया प्रोडक्शन काफी हाई हो गया, डिजीजेस उसमें लग नहीं रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल मेरा बर्बाद ना हो। आ रहा समझ में? और साथ ही साथ उसको कम वाटर भी चाहिए और फर्टिलाइजर भी कम चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो उस बेटर का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए उस फसल का, यानी टेस्ट उसका अच्छा हो, पहले से भी और अच्छा हो जाए, साइज काफी अच्छा हो, यानी कि छोटा छोटा सा हो। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? लौकी इतना बड़ा बड़ा सा होता है, इतना छोटा छोटा सा होता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? उसका साइज ज्यादा छोटा ना हो, अपने ओरिजिनल शेप का हो, और न्यूट्रिशन उसके अंदर काफी भरा हो। आ रहा समझ में? तो ये इंप्रूव करना है, बेटर का मतलब ये है। और लास्ट पॉइंट है कि कैन सर्वाइव इन डिफिकल्ट क्लाइमेट्स, यानी वो जो पौधा है, वो जो फसल है, वो किसी भी क्लाइमेट में क्या करे? सर्वाइव करे, चाहे ठंडा हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे धूप का मौसम हो।
आ रहा समझ में? ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो गया तो बेचारा वो जो है सुखाना स्टार्ट कर दे, हाँ मतलब फसल बर्बाद होना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर डिजीज आ जाए, ये नहीं। तो बस हम अपने प्लांट को बेटर बनाना चाहते हैं, कैसे? तो इन 5 पॉइंटों से मिलाकर अपने प्लांट को क्या बनाना चाहते हैं? बेटर। इसी को कहते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अपने क्रॉप के वैरायटीज को क्या कर दिए? इंप्रूव कर दिए। एग्जाम्पल से अगर हमने ये चीज इंप्रूव कर दिया तो हमको फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो हमारा पुराना वाला गेहूं था, एग्जाम्पल के रूप में देखें, 1 एकड़ में अगर 20 क्विंटल फसल देता था, प्रोडक्शन जो है, जो यील्डिंग है वो 1 एकड़ में अगर 20 क्विंटल देता था, तब जो हमारा न्यू इम्प्रूव्ड व्हीट वैरायटी था, अब वो 1 एकड़ में 35 क्विंटल दे रहा है। तो बस इसी को ही हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं, इसी को ही हम क्रॉप का क्या कहते हैं? इम्प्रूवमेंट कहते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? कि पहले तो भैया हमको 20 क्विंटल मिलता था, ग्राफ में समझे तो, लेकिन अब जो है हमको वही 1 एकड़ में कितना मिल रहा है? 35 क्विंटल मिल रहा है। दैट इज को न्यू व्हीट यील्डिंग, या इसी को कहते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्लियर है? ये एक एकड़ में जो 20 क्विंटल मिलता था, तो ये 35 क्विंटल कैसे हो गया 1 एकड़ में? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि भैया जो किसान है वो इन चीजों का वो यूज नहीं करता था। पहली बात कि सबसे ज्यादा फसल किसान का यहाँ बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कीड़े मकोड़े आधे खा जाते हैं, कि फसल सबसे ज्यादा यहाँ बर्बाद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? दूसरी बात भाई, उनकी फसल में पानी फिर ज्यादा चाहिए होता है। क्लियर है? फर्टिलाइजर काफी ज्यादा डाल देते हैं, इसकी वजह से आधा फसल बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इन सब चीजों की वजह से, बस इसी चीज को बेटर बनाने के लिए हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट देखो, अब आता है कि व्हाई इज क्रॉप वैरायटी नेसेसरी। क्यों क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जो है, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट है, वो जरूरी है हमारे लिए। क्रॉप इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बिकॉज सबसे पहला, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन भैया लैंड एरिया तो भाई सीमित है। लैंड एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन लैंड कम होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट, क्लाइमेट भाई अब जो है अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। क्लाइमेट को हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, कब सूखा आ जाता है भैया, कब फ्लड आ जाता है, और कब जो है वो फ्रॉस्टी होने लगता है चीजें। आ रहा समझ में? तो क्लाइमेट इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाते हैं। और चौथा चीज, जैसे इस बार ठंडा देखो कितना लेट आया था। और चौथा चीज कि जो फार्मर है उनको प्रॉफिट भी अब ज्यादा चाहिए। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? इस वजह से क्रॉप इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं? कि पीपल ज्यादा हो रहे हैं, लैंड कम है, क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल है, अब प्रॉफिट चाहिए किसानों को। प्रॉफिट चाहिए किसानों को, अब ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। इसलिए इसका सोल्यूशन था क्या? क्रॉप इंप्रूवमेंट को करना। क्लियर है? इसलिए हमने क्या किया है? बेटर क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया है पहले से। क्लियर है? नहीं है समझ में? अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर, जो तुम्हारे नोट्स में दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट। तो अभी तक जो पढ़े हैं वो सिर्फ ऊपर का वो 4 लाइन को पूरा डिटेल में पढ़े हैं। क्लियर है? पहले उसको देख लेते हैं कि इस बार हमारे वाले नोट्स में बोल क्या रहा है। ठीक है, मतलब हमने जो पहले बनाया था उसमें पहला है क्या चीज कि इट डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट यील्ड वेल। यानी कि ये डिपेंड करता है फाइंड करने में अपने क्रॉप वैरायटीज का, कि वो ताकि अच्छा प्रोडक्शन निकाल सके। यही चीज अभी पढ़ के आ रहे हैं। दिस इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होगा ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड होगा। जैसे लाइक ए डिजीज को वो रेजिस्ट करे, आ रहा समझ में? डिजीज को अपोज करे, उससे प्रोटेक्ट करे अपने आप को वो प्लांट, क्रॉप वैरायटीज वाले प्लांट्स। दूसरा, बेटर रिस्पॉन्स दे फर्टिलाइजर से, आ रहा समझ में? ज्यादा फर्टिलाइजर की यूज ना हो, उससे ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट वो दे, बिना फर्टिलाइजर के ही थोड़ा वो चाहिए तो दे देंगे। तीसरा, उनका क्वालिटी में इंक्रीजमेंट है। हाँ,
देखने में अच्छा लगे, आ रहा समझ में, साइज उनका काफ़ी अच्छा हो, ये चीज़ पढ़े थे। और टेस्ट उनका अच्छा हो क्वालिटी में, और चौथा चीज़ काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो उसका, ये चीज़ पढ़े थे। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर, समझ में आया? तो ये वाला नोट्स थोड़ा सा उससे डिटेल है। तो ये तुम एग्जाम में शॉर्ट में पढ़ने के लिए याद रख सकते हो कि जल्दी में पढ़ लिए। नेक्स्ट आते हैं जरा हाइब्रिडाइजेशन पर कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इसका डेफिनेशन ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट। यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्रॉसिंग है, क्रॉस करना है दो जीनेटिकल यानी जीन ऑफ डिसिमिलर प्लांट, यानी कि एक जैसे प्लांट नहीं है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं और उनके जीन को, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उनके जीन को जो है वो दोनों को जीन को क्रॉस करना है, दोनों को जीन को क्या करना है, क्रॉस करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक दूसरे से जोड़ना उन दोनों जीन को, टू गेट, ताकि हमको क्या मिल सके, टू गेट अ प्लांट, एक नया प्लांट मिल सके जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर हो, यानी हमारे इच्छा के हिसाब से उसका कैरेक्टर उसके अंदर हो, कि हमारे उस प्लांट के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो सारा कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर है। क्लियर है? ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर उस बच्चे के अंदर आ जाए। क्लियर है क्या कह रहे हैं? नहीं है समझ में, पिक्चर से समझो। पिक्चर से ये है कि भैया क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स विद डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज के दो प्लांट हमने उठाया और उनको क्रॉस कर दिया, ताकि हमको जो नया प्लांट मिल सके उसके अंदर गुड क्वालिटीज हो उन दोनों का। जैसे पेरेंट ए का क्वालिटी ये है कि ये अच्छा प्रोडक्शन देता है, देखो कितना सारा फल लगा है इसके अंदर। अब पेरेंट्स बी का क्वालिटी ये है कि ये डिजीज से रेसिस्ट करता है, तब इन दोनों को क्रॉस कर दिए, इन दोनों को क्या कर दिए, क्रॉस करके एक नया प्लांट बनाया। इन दोनों का हमने जीन उठाया और इन दोनों का जीन हमने क्या किया, एक नया प्लांट बनाया। क्लियर है? और इन दोनों के जीन से एक नया प्लांट यानी कि हाइब्रिड एक ऑफ स्प्रिंग बना बच्चा, और इस बच्चे में इन दोनों का क्वालिटी आ गया। देखो हाई यील्डिंग भी है, बहुत सारे फल लगे भी हैं और डिजीज से ये रेसिस्ट भी कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया क्या होता है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम समझे टोमेटो केस में, तो पेरेंट ए वाला क्या था, हाई यील्डिंग था, लेकिन बेचारा डिजीज से रेजिस्ट नहीं कर पाता था। पेरेंट बी वाला डिजीज से रेजिस्ट तो कर रहा था, लेकिन उसमें यील्डिंग कुछ था नहीं, फसल ज्यादा लग नहीं रहा था। हम इन दोनों का क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। इन दोनों क्या कर दिए, क्रॉस, वी क्रॉस देम। उसके बाद जो नया ऑफ स्प्रिंग मिल रहा है उसके अंदर इन दोनों क्वालिटीज हमको मिल गया। अब हमको भैया जो डिजायर था उस प्लांट से, वो डिजायर हमारा क्या हो गया, अचीव हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये चीज है। यहाँ पे कोई डाउट है? अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स जो उधर कोने में 3 दिख रहा है तुमको, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स देखते हैं। टाइप नंबर 1 है इंटर वेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेरिएटल, वेरिएटल मतलब वैरायटी, आ रहा समझ में? तो यानी कि डिफरेंट वैरायटीज को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। सेम प्लांट के दो वैरायटीज को क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। जैसे चावल अलग अलग खल के आते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट चावल्स के वैरायटीज को क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा के एक नया चावल का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो बिटवीन इस इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम प्लांट, सेम क्रॉप को हम क्या करा रहे हैं, क्रॉसिनेशन करवा रहे हैं, यानी हाइब्रिडेशन करा रहे हैं। जिसमें जैसे मान लो वीट वैरायटी ए और वीट वैरायटी बी, इन दोनों को क्रॉस करा के एक नया प्लांट बना रहे हैं जिसमें इन दोनों का क्वालिटी है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? इस टाइप्स को हम क्या कहते हैं, इंटर वैरायटी हाइब्रिडेशन कहते हैं। क्लियर है? जिसमें दो डिफरेंट वैरायटीज को क्रॉस करवाया जा रहा है और एक नया प्लांट बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो क्रॉप दोनों सेम ही है, दोनों वीट ही है, देख लो दोनों वीट ही है, बस इनका वैरायटी में चेंज है, एक वैरायटी ए और एक वैरायटी बी है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं इंटर वैराइटल हाइब्रिडेशन।
सेकेंड टाइप है इसका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी दो स्पीसीज है ऑफ द सेम जीनस, यानी दोनों स्पीसीज है लेकिन उनका जीन क्या है, सेम है। यानी स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इन दोनों का जीन सेम है और इन दोनों के जीन को हम क्या किया है, क्रॉस करवाया। क्रॉस करवा के एक नया हाइब्रिडेशन प्लांट हमने क्या किया है, क्रिएट किया है। तो यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में दोनों का जीन सेम होता है। इंटर वैराइटल हाइब्रिडेशन में डिफरेंट वैरायटीज के सेम प्लांट होते हैं, उनको क्रॉस करवाते हैं। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में दो स्पीसीज हैं, कोई भी हो सकता है, दो स्पीसीज, बस उनके जीन को हमने क्या किया है, सेम किया है। उनके जीन सेम है और दो अलग अलग स्पीसीज है, उन दोनों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है, क्रॉस करवाया है और एक नया प्लांट बनाया है जिनके अंदर इन दोनों क्वालिटीज है। समझ में आ रहा है। और तीसरा है हमारे पास कौन सा, इंटरजीनिक हाइब्रिडेशन। इंटरजीनिक हाइब्रिडेशन, इसमें क्या होता है कि बिटवीन डिफरेंट जीनिरा, यानी जीन जो है उन दोनों में क्या होती है, डिफरेंट। इसमें दोनों जीन सेम था दोनों का, इसमें डिफरेंट वैरायटीज थी लेकिन क्रॉप सेम था। और थर्ड वाले टाइप्स में जीन ही अलग है, जेनेरा ही क्या है हमारा, अलग है। ये बहुत ही रेयर लेकिन हो सकता है कि अलग अलग जीन के हम प्लांट को क्या कर दें, क्रॉस करवा लें, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर होता है। तो जीन ए और जीन बी प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, क्रॉस करवा दी। तो ट्रिक याद रखने का है क्या, वैरायटी, स्पीसीज और जीनस। वैरायटी, स्पीसीज और जीनस। वैरायटी में क्या होता है, डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है। स्पीसीज में दो स्पीसीज को, लेकिन उनका जो जीन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जीनस वाले में कि दो डिफरेंट जीन वाले प्लांट्स को हमने क्या करा है, क्रॉस। ये इंक्रीजिंग लेवल में आगे बढ़ते क्रम में, तो कोई जैसे लड़का बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ, समझ में आया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। चलो, तो जो इस नोट्स में लिखा हुआ है कि हाइब्रिडेशन इज द वे टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टर्स, तो हाइब्रिडेशन क्या है, एक तरीके का रास्ता है जो हमारे डिजायरल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, इम्प्रूव करवाता है उस क्रॉप वैरायटीज को बनाने में। ठीक है, क्रॉप वैरायटीज को चूज करने में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, कि हमें किस तरीके का क्रॉप वैरायटी चाहिए, तो वह हाइब्रिडेशन से हम क्या कर लेते हैं, वैसा क्रॉप बना लेते हैं भैया। दो वैसा क्रॉप उठाएंगे जिसकी वैरायटी चाहिए, उन दोनों को क्रॉस करवा देंगे। समझ में आ रहा है। सो इट इज द क्रॉसिंग ऑफ द जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट, यानी ये सिर्फ क्रॉस करना है उनके जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स को। दो अलग अलग प्लांट के जीन को जो है क्रॉस करवा करके हम क्या करवा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। बाकी ये 3 टाइप्स थे जो हम लोग को पढ़ लिए, समझ में आ रहा है। और इस तरीके से तुम्हारा पहला पीपीटी का फर्स्ट पेज जो हमारा होता है। क्लियर है, क्या कह रहे हैं, आगे बढ़े। आगे आते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में ही, कि ये जो हमारा जीएमसी है, जीएमसी ये क्या होता है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। क्लियर है, क्या कह रहे हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, यानी जीएमओ भी बोल सकते हो या जीएमसी भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्या होती है भैया। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो एक टाइप का क्रॉप्स है जिसमें हम डिजायरेबल जीन को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली, यानी इंजेक्ट करते हैं खुद से, इंजेक्शन लगा करके। क्लियर है, कहीं दूसरे जगह से हमने जीन निकाला, क्लियर है, और वहां से वो जीन को हमने प्लांट के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा दिया इंजेक्शन के थ्रू। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्लांट के अंदर। समझ में आ रहा है, जो भी हमें डिजायर्ड जीन चाहिए उनको निकाल करके दूसरे में से, क्लियर है, और अपने प्लांट में जो डाल रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, उसको कहते हैं जीएमओ। क्लियर हुआ, एग्जांपल समझो। जैसे पुटिंग ए यूजफुल जीन, हमने यूजफुल जीन निकाला कहीं से और फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म से, और उसको कहाँ डाल दिया, प्लांट के अंदर डाल दिया। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया ही है, ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। इस बैक्टीरिया में ये जो इसका डीएनए था, इस डीएनए में जो है काफी अच्छा डीएनए था, यानी यूजफुल जीन था। आ रहा समझ में, डीएनए के अंदर जीन होगा तो काफी यूजफुल जीन था इसके अंदर, जो पेस्ट को रेजिस्ट करता है, कीड़े मकोड़े से क्या करता है, उसको बचाता है भैया पेस्ट से। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका जीन इतना दूर का काट करके निकाल लिया। आ रहा समझ में, इसको जीन को क्या किया, से
काट के निकाल के यानी इंजेक्शन में ले करके, और हमने प्लांट सेल में न्यूक्लियस के अंदर, समझ में आ रहा है, क्या कर दिया, उसको इंजेक्ट करवा दिया। क्लियर है क्या कह रहे हैं? अब ये जो प्लांट है वो कैसा बन गया, जीएम प्लांट बन गया, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट बन गया। क्लियर है? जो क्या करेगा, जो अपने आप को इन पेस्ट से रेजिस्ट करेगा, जो कीड़े मकोड़े आएंगे उनसे ये अपने आप को क्या करेगा भैया, बचाव करेगा। क्लियर है? क्योंकि इसको एक मेडिसिन अपने मिल गया है। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीएमसी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। नहीं आया समझ में? तो इसको हम आर्टिफिशियली जो है इंजेक्ट करते हैं प्लांट के अंदर। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे। तो पहला है कि एक डिजायर जीन को हम चूज करेंगे, समझ में आ रहा है, जिसके अंदर जो हमें चाहिए वो है वो उसके अंदर। जैसे हमें मान लो चाहिए कि हमें अपने पेस्ट को रजिस्ट कराना है, समझ में आ रहा है, तो ऐसा जीन हमें चाहिए। तो एक ऐसा डिजायरेबल जीन खोजेंगे, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म खोजेंगे जिसके अंदर ये हो रजिस्ट करने का क्षमता, उसके जीन के अंदर। क्लियर हो? उसके जीन के अंदर ये क्षमता हो तो पहले तो हम भैया उस जीन वाले सोर्स को खरीदेंगे, मतलब खोजेंगे, जो यूजुअली बैक्टीरिया के अंदर मिल जाते हैं। क्लियर है? तो फिर क्या करेंगे, उस जीन को वहां से उस बैक्टीरिया में से निकाल करके और उसको इंसर्ट कर देंगे प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के क्रोमोसोम के अंदर। क्लियर है? जिससे वो जो प्लांट का ग्रोथ है अब वो जीएम क्रॉप्स के थ्रू होगा, जो कि एक डिजायरेबल ट्रेट्स है जो हमने क्रिएट किया है। समझ में आ रहा है? ऐसे प्लांट्स को हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, जीएम क्रॉप्स। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजीनस, आ रहा समझ में, थुरिंजीनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है। इसके अंदर से देखो एक पेस्ट रेजिस्ट का जीन है, उसको हमने निकाला है और उसको इंजेक्ट कर दिया कहाँ पर, प्लांट के फ्लावर में या फिर फ्रूट्स में, और कितना अच्छा से फिर फ्रूट्स जो है हमारा होने लगा यहाँ पर, या प्लांट्स होने लगा। अब देखो इस इंसेक्ट से, इस पेस्ट से क्या कर रहा है अभी अपने आप को, हाँ प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? बेचारा इंसेक्ट का मुंह देखो गुस्सा में आ गया, अच्छा ये बात है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? तो यहाँ इस प्लांट में हो क्या रहा है भैया, तो पेस्ट रेजिस्ट अपने आप को कर पा रहा है, लेस्ट पेस्टिसाइड यूज होगा अब इसके अंदर, आ रहा समझ में, ज्यादा पेस्टिसाइड हमें डालना नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा बात, जो यील्डिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो भी क्या हो जाता है, हाई होता है। क्लियर है? तो ये है तब तुम्हारा जीएमओ। कोई डाउट है? आगे बढ़ता है। तो यही चीजें यहाँ रिजल्ट में लिखा है कि रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है, तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। अब आते हैं भैया हाइब्रिड और जीएमओ में अंतर क्या है। हाइब्रिड और जीएमओ में अंतर क्या है, समझो जरा। हाइब्रिड जो होता है वो नेचुरल क्रॉसिंग होता है, नेचुरली क्रॉस होता है, यानी कि एक मधुमक्खी या एक जो बटरफ्लाई है वो एक प्लांट से उठकर दूसरे प्लांट में जाती है, अब पोलर ग्रेन का क्या करती है, क्रिस क्रॉस करती है, यानी यहाँ से पोलन ग्रेन उठाती है और दूसरे प्लांट में ले जाके छोड़ देती है, ताकि दूसरा प्लांट भी क्या हो, उसका भी फल फूल अच्छे से लगे। समझ में आ रहा है? पोलन ग्रेन मदद करता है फूल को ग्रो करवाने में और वहां से फल को वो करने में। तो ये जब इस प्लांट पे बैठेगी तो इसके पैरों में वो पोलन ग्रेन चिपक जाएगा। अब जब दूसरे प्लांट पर बैठेगी तो पोलन ग्रेन इसके पैरों से निकल के वहां आ जाएगा। अब वहां पे फर्टिलाइजर स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वो फर्टिलाइजिंग सिस्टम चीजें, ये हम लोग पढ़ेंगे 10th के पहला चैप्टर में। क्लियर है? लाइफ प्रोसेस वाला उसमें, तो वहां फर्टिलाइजिंग क्या हो जाएगा, चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तो भैया हमको इंजेक्ट करना पड़ रहा है खुद से आर्टिफिशियली। जीएमओ के अंदर क्या करना पड़ रहा है, आर्टिफिशियली हमें इंजेक्ट करना पड़ रहा है इंजेक्शंस के थ्रू। क्लियर है? प्लांट सेल के क्रोमोसोम में। दूसरा है कि यहाँ पे सेम स्पीसीज या फिर उनसे रिलेटेड स्पीसीज में हम करते हैं क्रिस क्रॉस। क्लियर है क्या कह रहे हैं? 3 टाइप्स था। यहाँ पे था कि इनके जीन को जो है कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाल करके इनके अंदर इंजेक्ट करते हैं, या वो फिश हो जाएगी या कोई वो बैक्टीरिया हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। हाइब्रिडेशन में तीसरा पॉइंट है कि ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस को करने में। लेकिन जो हमारा जीएमओ होता है वो काफी फास्ट और काफी स्पेसिफिक प्रोसेस होता है और काफी फास्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम जाके उसके जीन को क्रोमोसोम में ही क्या कर रहे हैं, जीन को ट्रांसफर मार दे रहे हैं। और चौथा है कि ये ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू होता है, जैसे ये हल के साथ खुद कर रहा है व्यक्ति।
और यहाँ पर है कि पहले इसको स्टडी करना पड़ता है, कौन सा जीन है, क्या है, आ रहा समझ में, क्या वो मॉडिफाई, मतलब क्या अगर हम उसमें इंजेक्ट करेंगे प्लांट में तो क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सब स्टडी करने के बाद, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद उस जीन को हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे अंतर से हाइब्रिडेशन और जीएमओ का। कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलो, तो यहाँ पर तुमको ये जीएमओ समझ में आ गया कि अनदर वे टू इम्प्रूव द क्रॉप इज द अब देखो, अब ये चीज समझ में आ रहा है, अब ये पूरा लाइन तुमको समझ में आ रहा है जब इसको तुमने डिटेल में समझ लिया। तो क्या, अनदर वे टू इम्प्रूव द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन, एक जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट गिव्स द डिजायरेबल ट्रेड्स, यानी कि वो हमारे डिजायरेबल ट्रेड्स के हिसाब से क्या करता है, अब फसल देता है। दिस रिजल्ट, इसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, जीनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। जैसे यहाँ से जीन जो हमको चाहिए था वहाँ से निकाल करके इसमें इंजेक्ट कर दिए इस जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, और उसका फसल काफ़ी अच्छा हो रहा है। क्लियर है? यही चीज़ है। अब आते हैं क्रॉप वैरायटीज इंप्रूवमेंट के ऊपर। उससे पहले देख लो यही प्रोसेस होता है। और ये जो इमेज है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, शायद तुम लोग जब साइंस का वो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसके अंदर भी ये इमेज तुम्हें दिखेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो 10th का है, जब उसको तुम पूरा देखोगे ना तो ये इमेज तुमको वहां दिखेगा। बनाता हुआ एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो पूछ रहा है। यहाँ पे इसका पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, ABC लिख के दे देगा, नाम पूछेगा। क्लियर है? तो ये जो ऊपर वाला इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये जो है इसको एंथर बोलते हैं। आ रहा समझ में? फीमेल और मेल का यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन होता है, चीजें होती हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे 10th में। क्लियर है? तो ये मधुमक्खी क्या कर रही है, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठा करके, ये देखो येलो येलो सा दिख रहा है, उठा करके ले गई, यहाँ बैठेगी, तब ये प्लांट भी क्या हो जाएगा, अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट कर जाएगा। फर्टिलाइजिंग इसको मिल जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्रॉसिंग वाला मेथड लग रहा है। और हमारा क्या कह रहे हैं, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वेराइटीज, यानी कि सक्सेसफुल जो वेराइटीज है क्रॉप का, उसका कंडीशन क्या है सक्सेसफुल होने का। सबसे पहला है कि हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी कि जो हमारा प्लांट है, जो क्रॉप वैरायटी प्लांट है, वो भैया किसी भी कंडीशन में उग जाता है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धूप उगा है, कि बारिश हो रहा है, कि सूखा पड़ा है, किसी भी कंडीशन में बेचारा हमारा प्लांट हरियर ही रहता है, हाँ, हरा भरा ही रहता है। क्लियर है? इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन की वेराइटीज को जो है वो जरूरत पड़ता है। क्लियर है? तो वही 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, किसी प्लांट्स किसी भी कंडीशन में जो है वो रहता है। दूसरा कि क्वालिटीज जो है वो सीड का क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो जर्मिनेशन है, जो ग्रोथ है उनका, वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। देखो सबका यूनिफॉर्म ग्रोथ है, एक साथ हुआ है, दोनों का पत्ती, सबका 2-2 पत्ती निकला एक साथ। क्लियर है? दूसरा बात कि सारा प्लांट जो है वो एक जैसा होते हैं, ग्रोथ उनका कैसा होता है, सेम होता है। क्वालिटी क्या है सीड्स का, अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई सीड बहुत बाद में निकला है, कोई सीड पहले निकल गया, ऐसा नहीं है, सब एक साथ ग्रोथ हुआ है। क्लियर है? और तीसरा कंडीशन है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी वेदर पे, कभी सॉइल का क्वालिटी पे, और कभी वाटर कैपेबिलिटी पे, कभी कम मिल रहा है, कभी ज़्यादा मिल रहा है, उससे उसको कोई, उस फसल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इसलिए क्रॉप वैराइटीज का कंडीशन ये सारे हैं कि ये सारे कंडीशंस को वो क्या करता है, इंप्रूव कर लेता है अपने अंदर। और चौथा है स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी अपने रेजिस्टेंस को, अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है। ठीक है? जैसे हीट और उसको सूखा से कोई फर्क नहीं पड़ना है हमारे क्रॉप को, क्योंकि वो उससे एबल हो चुका है, उसको कैसे टॉलरेट करना है, कैसे उसको झेलना है, और वो समझ चुका है कि भैया हमें सूखा से चाहे गर्मी से कैसे बचना है, हमें फ्लड या फिर वाटर लॉजिंग से कैसे बचना है, हमें कोल्ड या फ्रोस्ट से कैसे बचना है, और सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा सैलिनिटी है, ज़्यादा नमकीन अगर वो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे कैसे बचना है, वो चीज़ हमारा प्लांट अब सीख चुका है। क्लियर है? अब उस हिसाब से वो अपना ग्रोथ कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कहना है? तब क्रॉप वैराइटीज से ये सारे क्या मिलते हैं, यूजफुल चीज़ें, हमें इनसे हम बच जाते हैं, और ये अपने आप क्रॉप जो है अपना कंडीशंस को इम्प्रूव करता रहता है। सच वेराइटीज आर मच मोर यूजफुल, ये सारे वेराइटीज क्या है, काफ़ी यूजफुल प्लांट्स के लिए। ऑनलाइन एग्जाम में अगर रिवीजन के लिए देखें तो सबसे पहली बात की जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है वो बेटर यील्डिंग और बेटर क्वालिटी के लिए करते हैं। हाइब्रिडेशन जो है वो क्रॉसिंग होता है जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स का,
जीएमओ जो है वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन होता है, डिजायरेबल जीन जो होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर, सेल के अंदर। और जो बीटी जो कॉटन होती हैं, बीटी कॉटन क्या था याद करो, ये बैक्टीरिया का नाम था, याद करो बीटी कॉटन क्या था, बीटी याद करो, बीटी, हाँ बैसिलस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, आ रहा समझ में, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो ये बीटी कॉटन जो है वो तुम्हारे यहाँ पर होती है। तो बीटी कॉटन जो है वो क्या करता है, पेस्ट रेजिस्ट करता है, जीएम क्रॉप से होता है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी ड्रॉट, फ्लड, कोल्ड, सैलिनिटी, इन सब से टॉलरेट कर लेता है फिर हमारा प्लांट। आ रहा समझ में क्या कहना है, यही चीज़ हम लोग पढ़े हैं। यहाँ तक मुझको डाउट है? क्रॉप वेराइटीज इंप्रूवमेंट या सक्सेसफुल वेराइटीज में समझ में आ गया कि न्यू वेराइटीज जो है वो प्रोड्यूस हाई यील्डिंग करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि अब उसको पानी है, सूखा ही ज़्यादा चाहिए, चीज़ें ज़्यादा चाहिए, अब नहीं, वो किसी भी कंडीशन में क्या कर सकता है, अपने आप को ग्रोथ कर सकता है। गुड क्वालिटी का सीड हो जाता है जो कि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन करता है, ये चीज़ पढ़ गया है, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन करता है अंडर सेम कंडीशन में। तीसरा पढ़े थे कि जो क्रॉप कल्टीवेशन होता है या यील्डिंग होता है वो डिपेंड हो जाता है वेदर, सॉइल की क्वालिटी पे और वाटर अवेलेबिलिटी पे। अच्छा होता है कि वैरायटीज जो है वो विद स्टैंड डाइवर्स क्लाइमेट्स में भी ग्रोथ कर सकता है। ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, इन सब में भी वो क्या कर सकता है, इनको टॉलरेट कर सकता है, सॉइल की सैलिनिटी जो है वो यूज़ कर लेता है, यूजफुल हो जाए इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ तक मेरे को डाउट है? यही चीज़ अभी पढ़ के आए हैं। अब आते हैं भैया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का की फैक्टर क्या है, क्लियर है? तो क्रॉप वैराइटीज इंप्रूवमेंट का की फैक्टर क्या है, तो ये 6 की फैक्टर है। पहला कि जो फसल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो, उसका क्वालिटी अच्छा हो, रजिस्ट कर सके अपने आप को, मैच्योरिटी में हो और एडेप्टेबिलिटी हो और उसका एग्रोमिक ट्रेड्स हो। अब इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये सब क्या है, क्लियर है? सबसे पहले इन 6 फैक्टर्स को पहले से ध्यान रखना है हमें, की फैक्टर्स है सारे क्रॉप वैराइटीज इंप्रूवमेंट के, समझ में आ रहा है? इन 6 फैक्टर्स को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये 6 फैक्टर है कि हाई यील्डिंग, इंप्रूवमेंट क्वालिटीज, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशंस, अपने मैच्योरिटी ड्यूरेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, धीरे धीरे मैच्योर होता चला है प्लांट हमारा, और वाइडर एडेप्टेबिलिटी और डिजायरेबल एग्रोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारे चीज़ को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग का मतलब ये है कि व्हाट डज हाई यील्डिंग मीन्स, इसका मतलब ये है कि भैया मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड, एक ही लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। जैसे ये देखो, पहले हमारा प्रोडक्शन 2 बोरे का हो रहा था, गेहूँ 2 ही बोरा हो रहा था, लेकिन अब वही लैंड है, लैंड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन देखो प्रोडक्शन कितना अच्छा हो गया, 4 बोरा हो गया, सीधे डबल हो गया, लैंड तो वही था। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये है हमारा सबसे पहला की फैक्टर इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, कि हमने क्रॉप को इम्प्रूव किया तो हमारा फसल में इम्प्रूव आ गया खुद पे खुद। समझ में आ रहा है? तो पहला तो ये है, यानी कि पहले ओल्ड वैरायटी में 20 क्विंटल मिलता था एक एकड़ में, तो अब जो है 35 से 40 क्विंटल मिल रहा है एक एकड़ में ही। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इससे फार्मर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और जो फूड सिक्योरिटी है वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो एग्जाम लाइन के हिसाब से अगर देखें तो हायर यील्डिंग जो है वो इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है? वो प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा वाला पॉइंट पर की फैक्टर में, कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी को क्या कर देता है, इम्प्रूव, यानी जो क्वालिटी है डिपेंड्स ऑन क्रॉप, क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वालिटी होगा उसका। तो ये जो क्वालिटी है वो कैसे है भैया, तो पहला कि बेकिंग क्वालिटीज, यानी कि सॉरी यहाँ मेकिंग या बेकिंग ठीक है, जैसे ब्रेड या फिर बिस्किट इन्हीं से बनता है, ठीक है? तो जितना अच्छा हमारा फसल होगा उतना अच्छा ये चीज़ बनेगा, बेकिंग चीज़ें बनेंगी, उनका बेकिंग जो बनेगा यानी ब्रेड या बिस्किट जो बन रहा है वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा, फसल होगा तो क्वालिटी अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। दूसरा कि ऑयल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होगा उनका। आ रहा समझ, मान लो ऑयल से रिलेटेड कोई प्लांट था, क्रॉप्स था, तो उसका ऑयल क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा। प्रोटीन उनके अंदर काफ़ी अच्छे होंगे, क्वालिटीज़ में होंगे। आ रहा समझ में? अगर हमारा क्रॉप सही है तो उसके अंदर प्रोटीन भरपूर होगा। और चौथा कि टेस्ट और स्टोरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा उनका, अच्छा होगा, यानी प्रिजर्विंग क्वालिटीज़ उनका भी अच्छा होगा। ये ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाए,
ऐसा भी नहीं, काफ़ी दिन तक जो हम उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं अगर अच्छा प्लांट अच्छा क्रॉप हुआ है तो। आ रहा समझ में? बेकार हुआ तो भैया जल्द से जल्द बना के ख़त्म करो उसको, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और आ रहा समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपने क्रॉप के क्वालिटीज़ को क्या कर रखा है, इम्प्रूव कर रखा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट से। क्लियर है? तो नॉट जस्ट क्वांटिटी, क्वालिटी इज ऑल्सो इसेंशियल। सिर्फ क्वांटिटी मत जाओ कि हमको इतना इतना ज़्यादा चाहिए, उस क्रॉप के क्वालिटी पे भी जाओ। समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं कि ज़्यादा चाहिए लेकिन क्वालिटी कुछ है ही नहीं। जैसे आजकल के किसान से आजकल के जो वो चीज़ करते हैं, हाँ, इंजेक्शन लगा लगा के फसल का बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी तो बढ़ा दे रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उतना डिजीज से चाहे चीज़ों से रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अब वो क्वालिटी मिल नहीं रहा है, हमारे बॉडी को वो क्षमता मिल ही नहीं रहा है, वो एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो एग्जाम टिप्स के हिसाब से देखें तो क्या है, क्वालिटी इज क्रॉप स्पेसिफिक। क्वालिटी जो है वो क्रॉप के स्पेसिफिक पे डिपेंड करता है कि वो कैसा क्रॉप्स है। समझ में आ रहा है? उस पर ऊपर क्वालिटी डिपेंड करता है। कोई डाउट है? अब आते हैं बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्ट क्या होता है। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारे तुम्हारे नोट्स में दिए हुए हैं, देख सकते हो, एक एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस पर है। तो बायोटिक रेजिस्टेंस पर अगर देखें, यानी बायोटिक स्ट्रेस देखें, तो ये लिविंग फैक्टर होता है, ये जीवित फैक्टर्स होते हैं। ये देखो, ये सारे जो कीड़े मकोड़े हैं ये सारे कैसे हैं, बैक्टीरियाज है, ये सारे बायोटिक स्ट्रेस है प्लांट के लिए। समझ में आ रहा है? जो इनको खाने में मदद करता है, तो प्लांट बेचारे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये सारे लिविंग फैक्टर्स हैं। और एबायोटिक जो है तुम्हारा, एबायोटिक का मतलब ये होता है कि वाटर से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो ये एबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। तो बायोटिक में भैया डिजीज हो गया, पेस्ट हो गया, नेमाटोड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे नाम हैं। डिजीज के, इंसेक्ट्स के सारे क्या हैं, नाम है, बैक्टीरियाज के नाम है। और एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है वो प्लांट के लिए आ रहा समझ में, जो स्ट्रेस दे प्लांट को, वो क्या क्या है। तो जैसे सूखा है, प्लांट बेचारे स्ट्रेस में आ जाता है, सूखने लगता है भैया। हीट ज़्यादा हो गया है या कम हो गया, आ रहा समझ में। दूसरा, फ्लड आ गया या वाटर का ज़्यादा मात्रा हो गया या कम हो गया, समझ में आ रहा है। कोल्ड या फ्रस्ट होने लगा, समझ में आ रहा है। और लास्ट कि जो सॉइल का सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, नमक उस सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो इन सब की वजह से हमारा प्लांट क्या हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। क्लियर है? तो इन्हीं सब से बचने के लिए हम अपने क्रॉप वैरायटीज़ को क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। सिंपल सी बात है। इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है, रेजिस्ट करने से, हम अपने वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को रेजिस्ट करते, इससे बेनिफिट क्या मिलता है? तो बेनिफिट ये होता है कि क्रॉप का जो लॉस है वो काफ़ी कम होता है, किसान को काफ़ी नुकसान नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप का लॉस नहीं होता है, बेकार नहीं होता है, कम ही हो पाता है अगर हमने क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव कर रखा है। दूसरा, जो पेस्टिसाइड्स थे उसका यूज कम होता है, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए कोई दवा हम छिड़क रहे हैं वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट खुद पे खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और तीसरा कि स्टेबल जो है वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन हमारा कैसा होता है, स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नुकसान हो गया। अरे समझ में क्या कह रहे हैं कि स्टेबल जो हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये फायदा हो जाता है, जब मुंह धो करके आओ अगर नींद लग रहा है तो। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो रेजिस्टेंस रिड्यूसेस क्रॉप, रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉप के लॉस को रिड्यूस कर देता है, ज़्यादा हमारा क्रॉप जो है बर्बाद नहीं होता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन में भी। स्ट्रेस कंडीशन में भी क्रॉप ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। स्ट्रेस कंडीशन दो तरीके के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में लिविंग फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। और क्या क्या होते हैं हम लोग देख के आ चुके हैं। यहाँ तो मेरे को डाउट है? तो यही चीज़ हमारे जो नोट्स है जो हमने तुम लोग को दे रखा है उसमें भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आया कि क्यों जो है हमने ऐसा किया है, ये कदम क्यों उठाया है। आ रहा हमने क्या कह रहे हैं? क्लियर है? तो तुम ही लोग के भलाई के लिए वो कदम उठाया गया है। तो पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया। इससे तुम काफ़ी ज़्यादा फास्टली रिवाइज कर सकते हो, डिटेल में जाना होगा तो वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये चीज़ कोई डाउट है यहाँ तक? लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 3 पॉइंट्स हो गए, लास्ट है ये, अभी तो और होगा आगे 5-6 पॉइंट्स है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि चौथा है कि चेंज इन मैच्योर ड्यूरेशन, यानी उनका मैच्योर ड्यूरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे सर? ये मैच्योर ड्यूरेशन क्या होता है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होता है?
यानी कि द टाइम फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी बोने से लेकर के काटने तक का जो टाइम होता है उसी को क्या कहते हैं? मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं। फसल बोने से लेकर फसल को काटने तक का जो पूरा ड्यूरेशन है उसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी क्या कहते हैं? ड्यूरेशन कहते हैं। यहां तक में कोई डाउट है? इंपॉर्टेंस इसका ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप अगर होगा, छोटे ड्यूरेशन का अगर क्रॉप होगा, आ रहा समझ में, तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो एक साल में ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दो टाइप के क्रॉप है। एक क्रॉप है कि हमने इस दौरान हमने उसको बोया है और पूरे साल के बाद जो है वो जा करके वो क्या हुआ है? पूरी तरीके से मैच्योर हो पाया है, काटने लायक हो पाया है। यानी कि अब उस एक फील्ड में पूरे एक साल तक वही क्रॉप रहा। पहला तो ये क्रॉप हो गया। और एक दूसरा क्रॉप है जिसका टाइम पीरियड काफी छोटा है, यानी 6 महीने में वो पूरी तरीके से पक गया, मैच्योर्ड हो गया, तो वहां से हमने उसको काट दिया और काटते ही फिर हम वहां पे एक नया फसल भी बो दिए। अब वो अगले 6 महीने तक रहा। यानी कि एक साल में हम यहाँ पे 2-2 बार क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। और ऊपर वाले केस में, पुराने वाले ओल्ड वैरायटी वाले केस में क्या किया? एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप को हमने क्या किया है? खेती किया है। तो ज्यादा प्रॉफिट तो यह है ना कि एक साल में 2-2 प्रॉफिट हमने कर दिया कम ड्यूरेशन वाले क्रॉप्स को लगा करके। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का हो तो जिससे क्या होगा कि मल्टीपल क्रॉप्स हम एक साल में उगा सकते हैं और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जो लागत है उस कॉस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और यूनिफॉर्मली मेजोरिटी होगा उनका, यानी हार्वेस्टिंग काफ़ी इजी होगा इस वाले केस में काटना, क्योंकि छोटे प्लांट्स हैं, छोटे पूरे मतलब एक साल के लिए नहीं होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए प्लांट्स हैं। इनका हार्वेस्टिंग में क्या होगा? काफ़ी इजी होगा। और जो हमारा वेस्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि साल भर में एक ही प्लांट अगर लगा होगा तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। आ रहा समझ में? काफ़ी ज़्यादा उसका वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि कंडीशन चेंज होती रहती है। एक साल में बहुत सा कंडीशन होता रहता है वेदर्स का, तो हमारा फसल ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। बारिश आएगा, चीज़ें आएंगी, तो इसलिए शॉर्ट पीरियड का टाइम लगाएंगे, छोटे छोटे टाइम होगा तो काफ़ी कंडीशन इतना जल्दी चेंज भी नहीं होगा और हमारा फसल भी असेस हो जाएगा और ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसलिए शॉर्ट पीरियड वाले फसल लगाने चाहिए। तो ओल्ड वैरायटी वाला फसल एक साल में एक ही लगता है, लेकिन जो न्यू वैरायटी हमने बनाया है उसमें एक साल में 2-2 क्रॉप्स को हमने क्या कर रहा है? उगा रहा है। तो शॉर्ट मेजोरिटी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है क्रॉप के फ्रीक्वेंसी को, कि तुम कितना क्रॉप अब उगा पा रहे हो। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले प्लांट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है कि एक साल में तुम 2-2 को 3-3 को क्रॉप क्या कर रहे हो? उगा दे रहे हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी टर्म हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है? समझ में आया? वही 4 पॉइंट तुम्हारे इस नोट्स में लिखा हुआ है शुरुआत वाले में। यहाँ तक में कोई डाउट है? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं 5 और 6 की फैक्टर्स के ऊपर। तो 5th और 6th की फैक्टर ये है कि 5वां की फैक्टर ये है कि वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी उसका क्या होना चाहिए? वाइडर। देख रहे हो कितना भयंकर फोटो लगा है भैया। इधर हिमालय है, हिमालय से नीचे आएंगे तो भैया हमारा प्लेन आएगा, उससे भी नीचे आएंगे तो क्या जाएगा? कोस्टल एरिया जा जाएगा, जिसके साथ तटीय जो भूमि है वो क्या है? टच में है, हाँ, ओशन से। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों कंडीशन में प्लांट्स भी अलग अलग लगेंगे। जैसे कश्मीर वाले इलाके में भैया सेब काफ़ी अच्छा होगा, असम वाले इलाके में, कश्मीर वाले इलाके में, आ रहा समझ में? क्योंकि उधर ठंडा ज़्यादा है ना। इधर वो सेब होगा ही नहीं, लगा लो चाहे जितना पेड़ लगाना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? हाँ, इधर जो है इस वाले कंडीशन में बड़े बड़े पेड़ होंगे, काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन कोल्डिंग वाले एरिया में छोटे छोटे पेड़ होंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये सारे कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले वही है, उसी को कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। उसी को क्या कहते हैं? एडेप्टेबिलिटी। यानी कि क्रॉप डेट ग्रो वेल, काफ़ी अच्छा से वो क्रॉप ग्रो हो, उसके लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट चाहिए भैया क्रॉप्स। हर इन्वायरमेंट में हर क्रॉप्स नहीं उग सकता है। तो क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं इन्वायरमेंट्स क्या। तो पहला है कि भैया डिफरेंट सॉइल हो जाता है, यहाँ का सॉइल कुछ और है, इधर का सॉइल कुछ और है, इधर का सॉइल कुछ और है, सॉइल में अंतर आ जाता है। दूसरा, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है तीनों केस में। और तीसरा, रीजन का भी फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? रीजन का भी, ये पानी के काफ़ी पास में है, ये उससे दूर है, और वो तो काफ़ी दूर है। समझ में आ रहा है? तो रीजन पे भी फर्क पड़ जाता है। इससे रिजल्ट ये होता है कि स्टेबल प्रोडक्शन होता है, और जो लेस इफेक्ट है क्लाइमेट का, क्लाइमेट चेंज का, वो पड़ता है। यानी कि जिस क्लाइमेट में जो प्लांट लगेगा वहाँ लगाओगे
तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा और जो इफेक्ट है उस प्लांट के ऊपर क्लाइमेट का वो भी कम होगा, क्योंकि वो उसी इफेक्ट में भैया पलाई है, बनाई है उसी इफेक्ट के झेलने के लिए। यहाँ तक उनको डाउट है? तो वाइडली एडेप्टेबल जो वैरायटीज होती है वो क्रॉप प्रोडक्शन की स्टेबल कर देती है, स्टेबलाइज कर देती है। कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं डिजायरेबल एग्रोनिक कैरेक्टर। लास्ट जो कैरेक्टर है एग्रोनिक कैरेक्टर, यानी कि हियर द फिजिकल ट्रेड्स ऑफ द क्रॉप आर इम्पोर्टेंट। जहाँ पे क्रॉप के फिजिकल ट्रेड्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिकली जो है क्रॉप को उगाना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉडर क्रॉप्स का मतलब होता है एनिमल का फूड, फॉडर क्रॉप्स का मतलब एनिमल फूड, जो घास फूस होती हैं और जो भूसा होता है उसे हम फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं कि वो एनिमल के फूड है। और सीरियल क्रॉप्स का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स का जो क्या होता है फूड होता है। अब ये जो फॉडर क्रॉप्स हैं ये बड़े बड़े होते हैं भैया, आ रहा समझ में? ये कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं फॉडर क्रॉप्स, और प्रोफ्यूज ब्रांचेस, इनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारा जो प्लांट होता है ह्यूमन बींग का जो फूड प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी डार्कनेस होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर है? शॉर्ट हाइट्स के होते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल बरसीम का ले लेते हैं। ये बरसीम है, आ रहा समझ में? घास का नाम है बरसीम, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसके अंदर पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सा ये फॉडर है। आ रहा समझ में? जिसको ये जो गाय भैंस है हमारे वो काफ़ी अच्छे से खाते हैं, खुशी होकर खाते हैं, जैसा लगता है इनको मैगी मिल गया हो हमारे केस के हिसाब से। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो बरसीम्स को काफ़ी ज़्यादा ये खुश होकर के खाते हैं। आप समझते हैं यहाँ पर कि भैया ये जो हमारे वाले प्लांट्स ये छोटे क्यों होते हैं? आ रहा समझ में? शॉर्ट ही प्लांट इसमें अच्छे क्यों माने जाते हैं, लेकिन वहीं पे एनिमल वाले केस में बड़े बड़े प्लांट्स को अच्छे माने जाते हैं। बड़े बड़े प्लांट को इसलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसके ब्रांचेज होंगे, उतने ज़्यादा उसके अंदर पत्ते होंगे और उतने ज़्यादा हमारे गाय भैंस उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे। क्लियर है? इसलिए इनके लिए बड़ा प्लांट्स का यूजफुल होता है। लेकिन हमारे लिए भैया प्लांट मोहम्मद वो प्लांट जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंस है कि भैया उसके अंदर जो फसल लग रहा है ना वो काफ़ी अच्छा हो। और जितना छोटा प्लांट होगा उतना अपना न्यूट्रिशन जो है वो स्टोर करेगा फसल के अंदर, अपने फ्रूट्स के अंदर इस न्यूट्रिशन को क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्योंकि बड़ा प्लांट होगा तो उसको न्यूट्रिशन भी हर जगह स्टोर करना होगा, लीफ में भी करेगा, इधर भी करेगा, उधर भी करेगा। और जितना छोटा प्लांट होगा तो लीफ में तो करेगा ही, लेकिन अपने फ्रूट्स में भी ज़्यादा कर पाएगा वो, क्योंकि छोटा एरिया है, ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टोर कर पाएगा। इसलिए हमारे प्लांट्स का जो है वो शॉर्ट हाइट ही सही माना जाता है। क्लियर है? जिससे लेस न्यूट्रिशन का वेस्ट होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें वेस्ट नहीं होती है। दूसरा लेस लॉजिंग, यानी कि जो फॉलिंग है, यानी ये जो फसल गिर जाता है, झड़ जाता है, तो वो काफ़ी कम हो बड़े बड़े उसमें। यानी अगर बड़ा प्लांट होगा तो मान लो अगर हवा मारेगा ना तो प्लांट झुक जाएगा, लेकिन छोटा रहेगा तो कितना भी हवा है वही एकदम टाइट खड़ा रहेगा, हल्का से आगे पीछे होगा लेकिन फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि छोटा है हाइट में। अब बड़ा होगा तो भैया जल्दी धान से गिर जाएगा फसल। समझ में आ रहा है? तो बर्बाद काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बड़े प्लांट्स का। तीसरा मोर एनर्जी जो है वो अपने ग्रेन्स में क्या कर सकता है? वो स्टोर करेगा, क्योंकि छोटा एरिया है, एरिया कम है, तो अपना जो ग्रेन्स है उसमें ज़्यादा एनर्जी वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। जैसे वीट वाला ड्राफ्टनेस वैराइटीज़ काफ़ी अच्छा माना जाता है। एग्जाम के लाइन्स के हिसाब देखें तो टॉलनेस इज डिजायर इन फॉडर क्रॉप्स। टॉलनेस जो है वो फॉडर क्रॉप्स के लिए डिजायरेबल है, लेकिन हमारे लिए भैया ड्राफ्टनेस ही अच्छा है। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? कोई डाउट है? अब ये जो 6 तुम पढ़ के आए हो HIBCWD, तो इनका मतलब है हिप कॉर्ड, मतलब हो गया क्या? हिप कॉर्ड का मतलब है कि हाई यील्डिंग, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशंस, वाइडर एडेप्टेबिलिटी और डिजायरेबल एग्रोनिक। यही है, इनको याद रखने का तरीका है हिप कॉर्ड। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? हिप कॉर्ड। क्लियर है? कोई डाउट है? अब थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं। पहला है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या एम करता है? तो हायर प्रोडक्शन पर और क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट करता है, ये हमारा एम होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। मतलब स्ट्रेस रेजिस्टेंस का मतलब है कि काफ़ी स्टेबल प्रोडक्शन हो, ज़्यादा बर्बाद ना हो। आ रहा समझ में? रेजिस्टेंस लगा दे उसमें। तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन, इसलिए क्रॉप का करेंगे ताकि मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएँ एक साल में। चौथा है ड्वार्फ सीरियल्स इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है और न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आ रहा समझ में? हमारे सीरियल्स वाले प्लांट्स में।
और टॉल फॉडर क्रॉप्स इसलिए चाहिए ताकि मोर बायोमास जो है उनको मिल सके, यानी कि बायोटिक चीज़ें उनको ज़्यादा मिल सके खाने के लिए, हरा भरा चीज़ें उनको ज़्यादा मिल सके, पत्ता ज़्यादा हो उसके अंदर, हरा समझ गया है इसके लिए। कोई डाउट है? तो ये चीज़ अभी पढ़ के आए हैं, एक लाइन में समझ लिए सारा। अब है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी अब इसको मैनेज कैसे करें, यानी खेत के अंदर प्रैक्टिस कर लिए, वहाँ से इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ फिर उसको भेज देते हैं फैक्ट्री के अंदर, आउटपुट्स निकालते हैं। तो ये सारा मैनेज कैसे होता है, अब इसके बारे में देखने वाले हैं, किसान कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को। समझ में आ रहा है? उसी को कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये होता है, इसका मतलब ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है क्रॉप को सही तरीके से क्या करना, ग्रो करना। आ रहा समझ में? क्रॉप को सही तरीके से क्या करना, ग्रो करना, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो और लॉस काफ़ी कम हो। इतने अच्छे से ग्रो करना है कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो लेकिन लॉस कम हो। अच्छा, इस वाले में जो हम लोग पढ़ लिए हैं वो सब पॉइंट देखे थे ना, मिला थे ना, सारा वही पॉइंट्स हैं, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आप क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट समझने वाले हैं, तो यानी कि प्रोडक्शन का प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छा हो डिफरेंट लेवल पे। जैसे कि एक नो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है ऐसा प्रोडक्शन, दूसरा लो कॉस्ट और तीसरा हाई कॉस्ट। अब यही चीज़ें देखने वाले हैं। तो यानी कि सर जो किसान है वो क्रॉप प्रोडक्शन ऐसे करे, सही तरीके से करे, ताकि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो और लॉस काफ़ी कम हो। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मर जो है वो डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है फसल करने से पहले? वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करनी है, यानी गेहूं लगाना है, आ रहा समझ में, कि चावल का खेती करना है, राइस का करना है, कि और भी अदर चीज़ों चना का करना है। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो वो पहले वो डिसाइड करता है कि भैया हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, कितना पैसा लगाएं, और तीसरा, कैसे ज़्यादा आउटपुट निकालें। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो ये तीन चीज़ पहले सोचता है, फिर उसके बाद वो खेती का डिसाइड करता है कि अच्छा चलो अब करते हैं खेती बाड़ी और ये प्लांट लगाते हैं। अब आते सबसे पहले ही समझते हैं इस चीज़ को कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेज होता क्या है। तो इसका मतलब है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि क्रॉप को सही तरीके से यूज़ करो ताकि हाई यील्डिंग और लॉस जो है वो हमारा क्या हो, काम जो प्रोडक्शन का है यानी जो क्रॉप है वो उसका लॉस कम हो। आ रहा समझ में? तो प्रैक्टिसेस, मनी, आउटपुट, ये चीज़ वो सोचता रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि एक काम करते हैं, ऐसे सोच रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है किस चीज़ की प्रैक्टिस किया जाए, राइस के किया जाए, वीट के किया जाए। आ रहा समझ में? फिर सोचता है मनी कितना इन्वेस्ट किया जाए। आ रहा समझ में? फिर सोचता है आउटपुट्स कैसे ग्रो किया जाए अपने अंदर, मतलब उस क्रॉप को कैसे आउटपुट उसका अच्छा निकाले, ज़्यादा फसल हमारा बर्बाद ना हो और उसका आउटपुट्स काफ़ी रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकले, प्रॉफिट हमको काफ़ी अच्छा हो। ये चीज़ वो सोचता है। समझ में आ रहा है? तो ये तीन चीज़ वो सोचता है फार्मर। अब आते हैं इन तीन लेवल्स पर। प्रोडक्शंस के प्रैक्टिसेस के तीन लेवल हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल है क्या कि नो कॉस्ट, डायरेक्ट अपने गाय भैंस को ही बांध दो और जोतना स्टार्ट कर दो खेत को। आ रहा समझ में कि कोई कॉस्ट लगा ही नहीं, पहला हो गया। दूसरा है लो कॉस्ट, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और तीसरा है हाई कॉस्ट, ट्रैक्टर से खूब जोते जा रहे हो, अच्छे अच्छे चीज़ें लगाए जा रहे हो, क्रॉप सीड्स का वैरायटी अच्छे लाए हो। आ रहा समझ, यानी काफ़ी अच्छा खर्चा किए हो। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? क्रॉप करने में। और यहाँ जो घर में सीड्स था उसी को तुमने ला के छीट दिया। क्लियर है? इस वाले में तुमने हल्का लो कॉस्ट खर्चा भी किया, यानी सीड तो खरीद के लाया लेकिन उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं, उतने वेराइटीज़ का नहीं। आ रहा समझ में? खरीद के तो लाए हो लेकिन कम पैसा लगाए हो, लो क्वालिटी का जो है सीड लेके आए हो। समझ में आ रहा है? तो ये तीन केस हैं जिसमें नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट होता है। इनको समझते हैं क्या करके। सबसे पहले नो कॉस्ट। नो कॉस्ट में क्या होता है कि ट्रेडिशन मेथड से हम खेती करते हैं। कौन से मेथड से खेती करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड से, पुराने वाले जो खेती है मेथड है उससे जो हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एकदम कम होता है। हमारा समझ, इन्वेस्टमेंट एकदम ही कम होता है, जो घर में है उसी को छिड़क देते हैं ला करके सीड्स। और यील्डिंग भी भैया जैसा काम किया हो वैसा रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ।
हाँ, जैसे एक्शन वैसा रिएक्शन। तो जो प्रोडक्शन वो भी क्या होगा, कम ही होगा। सेकेंड वाला केस, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा मेथड, ठीक है, मेथड इसमें क्या हो गया, हाँ इम्प्रूव हो गया। यहाँ ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया मेथड को क्रॉप को लगाने का, जिसकी वजह से जो मीडियम है प्रोडक्शन का वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा मीडियम में आया, थोड़ा सा ज़्यादा मिला प्रोडक्शन। लेकिन इस वाले केस में तुमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, इरिगेशन काफ़ी अच्छा किए, आ रहा समझ में, और मशीन्स का भी तुमने यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ कि देखो कितने सारे बोरी तुम्हारे बन गए। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये 3 तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं जमीन के ऊपर। क्लियर है? एग्जाम लाइन के हिसाब देखें तो क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, इन 3 में प्रैक्टिस किया जाता है, 3 चीज़ों में। क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है 3 तरीके से। पहला कि उनका न्यूट्रिशन को मैनेज किया जाता है, दूसरा इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा रखा जाता है फसल्स का, ठीक है, पानी का कोई वहाँ पे कमी नहीं होता है, पानी काफ़ी अच्छे से इरिगेट किया जाता है, उनको दिया जाता है, और तीसरा कि क्रॉप पैटर्न्स को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, क्रॉप के पैटर्न्स को भी ध्यान में रखा जाता है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के कैसे समझेंगे, कैसे न्यूट्रिशन को मैनेज करते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कैसे इरिगेशन को किया जाता है मैनेज, फिर समझेंगे क्रॉप पैटर्न्स का क्या मतलब। समझ में आ रहा है? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होता है। क्लियर है? न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है भैया। सबसे क्वेश्चन मार्क तो यही है कि प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। अच्छा, इस वाले में देख लो, इस वाले में डायरेक्ट आ गया न्यूट्रिशन, इरिगेशन और क्रॉपिंग्स पैटर्न्स। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहला है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, और सॉइल के थ्रू जो है, वाटर का जो प्लांट के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन क्या होता है, सप्लाई होता है। सॉइल के थ्रू जो है, उसके बाद एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो पहुंचता रहता है। यही चीज़ें हैं। तो देखो जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, वही चीज़ें लिखा हुआ है भैया, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हैं नहीं। क्लियर है क्या कह रहा है? तो अपने नोट्स में कृपया ध्यान देते रहा करें साथ ही साथ। तो 3 तरीके के सोर्स होते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, जिसमें पहला तो है भैया हवा, समझ में आया, दूसरा है पानी, और तीसरा केस इसके नीचे है जो है क्या, क्या है, सॉइल, जो क्या है, सॉइल है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो 3 केसेस हैं प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए। कितने केसेस हैं? 3। जैसे हवा के अंदर क्या होगा भैया, कार्बन ऑक्सीजन होगा, आ रहा समझ में। वाटर के अंदर क्या होगा, तो वाटर के अंदर H2O ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। और सॉइल के अंदर भैया क्या होगा, तो सॉइल के अंदर सभी रिमेनिंग जो न्यूट्रिएंट्स बच गई वो सारा उसके अंदर होगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? जो सॉइल प्लांट को चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन उसको सॉइल से मिलेगा। एनसीईआरटी का लाइन साफ साफ लिखा है कि न्यूट्रिशन आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, वाटर और सॉइल। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा है ये चीज। कोई डाउट है यहाँ तक? 3 तरीके से न्यूट्रिशन मिलते हैं, अब इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन के बीच में अंतर समझते हैं, ये क्या होती है मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, मैक्रो मतलब लार्ज, और माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रो मतलब बड़े बड़े न्यूट्रिशंस जो प्लांट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे न्यूट्रिशन तो उनको एकदम हद से ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट ही है कि वो इनको न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए वो मैक्रो न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे कैटेगरीज में ये सारे हैं भैया, ये तो हमें बॉडीज के लिए चाहिए ही चाहिए। हरा सब्जी जिसके अंदर जो है चीज़ें मिलेंगी, कैल्शियम चीज़ें, अंडा हो गया, कैल्शियम में दूध हो गया, बनानास हो गई, ये सारी चीज़ें ही। क्लियर है? तो वैसे प्लांट के लिए भी जो है वो मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या होती हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे प्लांट्स का मैक्रो न्यूट्रिशन है। हरा समझ में क्या कह रहे हैं? याद रखने का तरीका क्या होगा भैया, तो याद कैसे रख सकते हो कि
कैसे रखोगे? ना पक्का, हाँ ऐसे आ सकता हो कि ना पक्का। आ रहा समझ में? क्या चीज? ना पक्का कैसे? मांगा ना पक्का तो मांगा नहीं, मग सबसे फल्ला पका थे सबसे मांगा नहीं। मग 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 क्या? मग क्या चला दिया, जग वाला मग। हाँ जग वाला मग। तो ना पक्का मग शोर, या फिर हाँ या ऐसे रख सकते हो कि ना पक्का मगन। आ रहा समझ में? ना पका मगन से। आ रहा समझ में? ऐसे याद रख सकते हो कि ना पका मगन से, ना पका मगन से। तो एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, पी से हो जाएगा फॉस्फोरस, के से हो जाएगा क्या? पोटेशियम, सी एस हो जाएगा कैल्शियम, मगन से हो जाएगा मैग्नीशियम और से हो जाएगा सल्फर। ऐसे याद रख सकते हो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस। क्लियर है? कहीं लिख दे क्या? यहीं लिख लो। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ना पका आ, ना पका मगन मगन से। से, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है? चलो, तो ये ग्रोथ और जो प्रोडक्शन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट के ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे न्यूट्रिशन, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिशन सॉरी मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन पे आते हैं जो प्लांट्स के विटामिन होते हैं। जैसे हमारे विटामिन की गोलियाँ खाते रहते भैया कमी हो जाती है, तो वैसे प्लांट्स के विटामिन होते हैं, उन्हीं को माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए। जैसे हमें भी ये माइक्रो न्यूट्रिशन क्या चाहिए? स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो वो क्या क्या हैं? तो आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिडेनम और क्लोरीन, ये सारे हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर है? इनको याद रख सकते हो। ये चीज़ें प्लांट को कम चाहिए, पर बिना इनके प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो सकता भैया, ग्रो कर ही नहीं सकता इनके बिना। क्लियर है? क्योंकि न्यूट्रिशन इसे याद रखना। क्लियर है? इसको याद रखने का तरीका कि फिर मन बोला बोला जिनको जिनको बोल चाहिए हम्म? इनको जिनको मोमबत्ती जिनको मोमबत्ती चाहिए, इनको मोबाइल। फिर मन बोला जिनको मोबाइल चलेगा जिनको मोबाइल चाहिए, से कॉल करना हो। कुछ लंबा हो जाएगा। हम फिर मन बोला जिनको मोबाइल चलाना है, हाँ ऐसे बोल सकते हो। मोबाइल को फिर मन बोला जिनको मोबाइल चला, मोबाइल चला नहीं, मोबाइल जिनको जिनको जिन जिन जिनको नहीं, जिन। यहाँ तक तो याद हो गया, यहाँ तक तो याद हो गया कि फिर मन बोला बोला, ठीक है, जिनको जिनको मोबाइल चलाना है। फिर मन बोला जिनको मोबाइल, नहीं समझा, मन उसको फिर बोला जिन जो समझ में आ रहा? फिर मन बोला जिनको मोबाइल चलाना या चला या चलाना, इसे याद रख सकते हो। क्लियर है? हाँ। एग्जाम टिप्स के हिसाब से क्वांटिटी कम हो लेकिन इम्पोर्टेंस कम ना हो, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का इफेक्ट देखते हैं। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो गया प्लांट के अंदर तो क्या होगा? तो न्यूट्रिशन अगर कम हुआ प्लांट के अंदर ना भैया, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगा और प्लांट काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा।
और डिजीजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि डिजीज उसके अंदर क्या हो सकता है, हाँ आ सकता है भैया। क्लियर है क्या कह रहे हैं? एग्जाम का लाइन साफ साफ बोल रहा है क्या कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंस अफेक्ट करता है फिजियोलॉजी ऑफ प्रोसेस को, जैसे उसके ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शंस को और उसके डिजीजेस को, रेजिस्टेंस को। प्लांट पूरा सूख सकता है, ये लोइस लीफ हो सकती हैं, स्लो ग्रोथ हो सकता है, वीक स्टीम हो सकते हैं और फ्रूट भी नहीं लग सकता है। क्लियर है? डेफिशिएंस प्लांट हो जाता है पूरी तरीके से। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारा हेल्दी प्लांट है और ये डेफिशिएंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट प्लांट है। कोई डाउट है? अब यील्डिंग कैसे बढ़ाया जाए भैया, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। इसमें सारा चीज़ हो चुका है ना? ऐसा कोई लाइन है जो मिस हुआ हो इंग्लिश वाले पॉइंट्स में? ऐसा कोई लाइन नहीं है ना? सारा जगह मैक्रो न्यूट्रिशन हो चुके हैं। एयर वाटर सॉइल कैसे डिपेंड करता है, उसमें मैक्रो न्यूट्रिशंस और मैक्रो न्यूट्रिशंस क्या होती हैं। सॉइल में ये सारा होता है, माइक्रो और माइक्रो जो है वो कहाँ मिलता है? सॉइल के अंदर मिलता है। क्लियर है? ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब कौन दे रहा है? सॉइल दे रहा है। आ रहा समझ में? सॉइल से मिल रहा है इसको, ठीक है। एयर से उसको कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है और वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। बाकी सारे चीज़ें सॉइल इसको दे रही हैं, और जो सॉइल भी नहीं मिल रहा है तो हम बाहर से इंजेक्ट कर दे रहे हैं सॉइल के अंदर, और वो सॉइल के थ्रू जो है अपने अंदर प्लांट क्या कर ले रहा है? कंज्यूम कर ले रहा है, इंजेक्ट कर ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये सब चीज़ें, कोई डाउट है? अब इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्डिंग्स में अगर देखें, क्रॉप प्रोडक्शन में न्यूट्रिशंस के बारे में तो डेफिशिएंसी पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं। डेफिशिएंसी अगर न्यूट्रिशन का होगा तो फिजियोलॉजी प्रोसेस को इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिजीजेस को। इंक्रीज, अब एल्डिंग को इंक्रीज कैसे किया जाए, यही चीज़ पढ़ रहे थे। देख रहे हो एक एक चीज़ लिखा है, ऐसा नहीं है कि नोट से बाहर ही करती हैं चीज़ें, सारा नोट्स ही का है, बस डिटेल थोड़ा सा हो गया उधर। कोई डाउट है? तो ये सूखा वाला देख चुके थे, ये वाला देख चुके थे, जिसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर लगाकर इस प्लांट को क्या कर दिए? हरा भरा कर दिए, ठीक है। हाँ, ये देखने वाले हैं। तो ये देखो डेफिशिएंसी, फीलिंग वीक, नीड न्यूट्रिशन। बेचारा बोल रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। बोला भैया बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, फीलिंग वीक्स, महसूस हो रहा है थोड़ा सा वीकनेस की तरह, भैया न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमें दे दो। तो फिर हम यहाँ क्या दे रहे हैं? इसको मैन्योर दे रहे हैं और फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं ताकि सॉइल का एनरिचमेंट बढ़ जाए, ठीक है। तो यही चीज़ अब देखने वाले हैं क्या कर। सबसे पहले इंक्रीजिंग यील्ड। अब प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें सॉइल में एनरिच करना पड़ेगा, सॉइल को एनरिच करना पड़ेगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब वो न्यूट्रिशन बढ़ाओगे तो मैन्योर से और फर्टिलाइजर से, मैन्योर से और फर्टिलाइजर से। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये दो चीज़ें, अब ये दो चीज़ हैं क्या? मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है, ये चीज़ हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं। सबसे पहले मैन्योर क्या होता है? मैन्योर ये बेसिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्योर। क्यों? क्योंकि मैन्योर होता क्या है, सिंपल सा ये, जो प्लांट डिकम्पोज या एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे मिलकर बनता है। जैसे गाय का गोबर हो गया, अरे समझ में, या फिर जो प्लांट सड़ जाते हैं, जो लकड़ियाँ, जो प्लांट गिर के सड़ जाती हैं, ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, तो वो भी मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती हैं। आ रहा समझ में? एक तुम्हारा जिसको खाद कहते हैं, उस खाद के रूप में वो क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं। उसी को मैन्योर कहते हैं। जो एनिमल का वेस्ट होता है या फिर प्लांट जो डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, आ रहा समझ, उसको कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। या फिर जो सब्जियां का छिलका उल्का है वो तुम मट्टी में बिक देते हो तो धीरे धीरे सड़ करके और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? इनके अंदर के जितने भी छिलके के अंदर न्यूट्रिशन था, ये सारा न्यूट्रिशन फिर सॉइल के अंदर क्या हो जाता है? आ जाता है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये मैन्योर में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो काउ डंक हो गया, कोई कंपोज हो गया, आ रहा समझ में, जो कंपोज हो चुका है, या फिर ग्रीन मैन्योर भी होते हैं। यहाँ तक मेरे को डाउट है? मैन्योर का फ़ायदा ये है कि ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देता है। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है इसका, यानी अपने अंदर वाटर को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखता है, जिससे प्लांट यूज़ कर लेता है जितना उसको यूज़ करना हो। यानी कि सड़ पानी निकल गया, प्लांट को भाई पकड़ ही नहीं पाया उस पानी को। आ रहा समझ में? तो ऐसा नहीं है, वाटर कैपेसिटी होल्ड को बढ़ा लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है ये इनके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर चलते रहते हैं ज़मीन के अंदर ना, तो ऑक्सीजन का रास्ता बनाते हैं ये,
ताकि प्लांट के जड़ तक वो ऑक्सीजन क्या हो सके, जा पहुंच सके। क्लियर है? तो ये एक रास्ता बनाते हैं ऑक्सीजन को ट्रेवल कराने का जमीन के अंदर, तो ये भी जरूरी है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये चीजें हैं। तीसरा कि लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, वो सॉइल जो है वो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी के लिए भी यूज़फुल हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि न्यूट्रिशन हमने इंक्रीज कर दिया अनासोन फर्टिलाइजेशन मैन्योर डाल करके। तो जो मैन्योर है ना वो काफ़ी स्लो इफेक्ट देता है, लेकिन इससे सॉइल का जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन वहीं पे फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे ना, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे तो सॉइल का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेकार होने लगता है। क्लियर है? लेकिन मैन्योर में नहीं, क्योंकि मैन्योर एक क्या है, मैन्योर एट द एंड एक नेचुरल प्रोसेस है जो बन रहा है प्लांट के डिकम्पोजिशन से या फिर एनिमल के वेस्ट से। आ रहा समझ में? लेकिन फर्टिलाइजर, हाँ ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो केमिकली के द्वारा बनता है, केमिकल्स के द्वारा। वो केमिकल हमारे सॉइल्स को नुकसान पहुंचाएगा अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो मैन्योर समझ में आ गया। अब आते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, पहले इसमें देख लेते हैं, यहाँ तक हो चुका था चीज़ें। मैन्योर पे आना था। मैन्योर में बता चुके हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, सम न्यूट्रिएंट्स जो है वो होते हैं। जैसे ये प्रिपेयर किया जाता है एनिमल के एक्सक्रेटा से, यानी एनिमल जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है उससे, या फिर प्लांट के वेस्ट से। दूसरा, ये सॉइल में एनरिच करता है न्यूट्रिशन को और ऑर्गेनिक मैटर्स को इम्प्रूव करता है सॉइल के अंदर, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा कि ये ऑर्गेनिक मैटर्स को इम्प्रूव करता है सॉइल के अंदर, सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है सैंडी सॉइल्स के अंदर, नमक वाले सॉइल्स के अंदर। ये है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मतलब नमक सॉइल नहीं होता है, सैंडी सॉइल का मतलब है जिसके अंदर बालू का कंकड़ हो, यानी कि सैंड भी हो, ऐसे सॉइल जिसके अंदर सैंड का मात्रा ज़्यादा हो उसे सैंडी सॉइल्स कहते हैं। ये जी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ऑर्गेनिक मैटर होल्ड करने का कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा होता है सैंडी सॉइल्स में। और क्ले सॉइल्स जो है, जैसे क्ले सॉइल जो होता है, यानी ये जो कीचड़ टाइप का जो होता है क्ले सॉइल्स, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करते हैं ड्रेनेज के लिए, टू अवॉइड वाटर लॉजिंग। वाटर का लॉस करना, वाटर का लूज करने में थोड़ा सा अवॉइड रहता है, वाटर कैपेसिटी बढ़ जाता है इनके अंदर। आ रहा समझ में? रूट्स को काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ की ज़रूरत होती है, ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है। ये छोटे छोटे जो है वो क्या करते हैं, जो ये हैं कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करते हैं, वो एयर को जो है वहाँ तक रूट तक पहुँचाते हैं। क्लियर है? फ्लो कराने में मदद करते हैं। दूसरा, मैन्योर जो है मिनिमाइज फर्टिलाइज़र यूज़। मैन्योर जो है वो काफ़ी कम हम लोग यूज़ करते हैं, और ये रिसाइकल कर सकता है वेस्ट से, यानी वेस्ट से हम इसको दोबारा बना सकते हैं। आ रहा समझ में? और प्रोटेक्ट कर सकते, और ये हमें हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड बना किससे, हम ही लोग से बना भैया, हमारे ही वेस्ट से बना है मिलकर। क्लियर है? तो अब इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। और ये पिक्चर तुमको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना? तो ये जो हमारा तुम्हारा जो क्ले सॉइल होता है, ये ड्रेनेज को काफ़ी ज़्यादा अलाउ करता है, यानी पानी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें फ्लो होता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। आ रहा समझ में? और रुकता भी है तो वहाँ कुछ काम के लिए ही रुकता है, उसको मिट्टी रोक के रखती है, रुको भैया जाओ मत, प्लांट की ज़रूरत है अभी। आ रहा समझ में? तो ऐसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर समझ में आ गया? तो ये जो प्लांट्स देखो ऐसे टूट टूट के टहनियाँ गिर जाती हैं, यही सब धीरे धीरे मैन्योर में क्या हो जाती हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, ये सब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो मैन्योर का मतलब समझ में आ गया चीज़ें। अब जो मैन्योर के काइंड्स हैं कि बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ होता है इसके अंदर, और मैन्योर के कुछ क्लासिफिकेशन है। पहला है कंपोज्ड और वर्मी कंपोस्ट। कंपोज्ड और वर्मी कंपोस्ट यानी द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सटेरा, यानी काउ डंग जिसको कहते हो, जो हमारा दिन प्रतिदिन का वो है, और वेजिटेबल वेस्ट हो गया, एनिमल का रिफ्यूजिंग चीज़ें हो गई, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, स्वेज वेस्ट हो गया, स्ट्रॉ हो गया, एरीगेटेड वीड्स, ये सब चीज़ें जो है वो डिकम्पोज हो करके क्या बन जाती हैं, इन पीट से वो क्या बन जाती है, गड्ढे में डिकम्पोज होती हैं पीट्स के अंदर, और क्या बन जाती हैं, एक कंपोजिटिंग बन जाती हैं, कंपोजिट यानी खाद, मैन्योर बन जाता है। आ रहा समझ में? गड्ढे के अंदर जा करके दब करके। और ये जो कंपोज्ड है वो ऑर्गेनिक मैटर्स को और न्यूट्रिशन को रीच करता है। तीसरा, ये जो कंपोज्ड है वो प्रिपेयर करता है अर्थवर्म, इसके अंदर आते हैं, इसके थ्रू ही आते हैं अर्थवर्म। ये जो है ये क्या, इसी है अर्थवर्म, चारा। क्लियर है? वर्मी कंपोज्ड हो रही है यहीं पर देखो, वर्मी कंपोज्ड जो है सुपर सॉइल होस्ट इन द डिकम्पोज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूजेस, दिस इज कॉल्ड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जिसके अंदर अर्थवर्म आती हैं और अपना काम करते रहते हैं। हाँ, इसको और जो है वो तोड़ते रहते हैं, सॉइल को और पतला करते रहते हैं, अंदर घुस घुस कर।
आ रहा समझ में? सॉइल को साइड्स कर रहे हैं, एयर अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अंदर भी जा रहा है हवा का फ्लो, तो इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये जी समझ में आया? नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर जो बताए थे, तो ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि बिफोर सोविंग क्रॉप सीड्स को सोने से पहले प्लांट लाइक सन जो है वो सन हम्प और गौर आर ग्रोन, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से हम्प, ये इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं प्लांट में, फसल सोने से पहले इस तरीके से क्या निकलता है, इसका हम्प निकलता है, आ रहा समझ में? और ये जो है वो बढ़ता रहता है एंड देन प्लग्ड इनटू ए सॉइल एज मल्च के फॉर्म में जो है ये क्या आ जाती है, यहाँ से टूट करके गिर जाती हैं सॉइल के अंदर। क्लियर है? दिस ग्रीन मैन्योर, ये जो ग्रीन मैन्योर्स हैं, ये जो छोटे छोटे इसमें येलो येलो कलर की चीज़ें थी, आ रहा समझ में, जब झड़ के प्लांट के यहाँ गिरती हैं तो ये जो ग्रीन मैन्योर है वो सॉइल को एनरिच करती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देने के। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो यही चीज़ें हैं, ये ग्रीन मैन्योर्स हैं। यहाँ तक हमको डाउट है? तो जब इसको सो किया जाता है तो यही ग्रीन मैन्योर जो है प्लांट के अंदर चला जाता है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है देने में मदद करता है। कोई डाउट है? अब आते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर होता है कि ये केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देता है हमको। आ रहा समझ, जो फैक्ट्रीज में बनती हैं सारी केमिकल्स। एग्जाम्पल में जैसे यूरिया हो गया जो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, और एनपीके फर्टिलाइजर, यानी एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों एक साथ मिला हुआ है, ऐसे फर्टिलाइजर को एनपीके फर्टिलाइजर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि काफ़ी फास्ट एक्शन होता है प्लांट के अंदर, इमीडिएट न्यूट्रिशन मिलती है प्लांट को, और यील्डिंग जो है, प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसका ओवर यूज़ करोगे तो हाल तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा, मट्टी बेचारा पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसके अंदर की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सॉइल डैमेज हो जाएगा और वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो ज़्यादा यूज़ करने पर ये चीज़ें हो सकती हैं, और साथ ही साथ इसके साथ जो रिवर है ना वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो सकता है चीज़। क्लियर है क्या कह रहे हो? तो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या है, ये चीज़ें समझते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र यही चीज़ समझ चुके हैं। चलिए काम करते हैं, फर्टिलाइज़र से कल से स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र से कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम लोग भी हो बोर हो रहे हो हमको लग रहा है। तो फर्टिलाइजर से कल से स्टार्ट, देखो फर्टिलाइजर यानी कि पूरा हम लोग का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट खत्म, अब स्टार्ट होगा इरिगेशन। जो 3 प्रोडक्ट पढ़े थे ना, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन के बाद इरिगेशन, और इरिगेशन के बाद लास्ट वाला कौन सा स्टेज था, बता दो जरा। अरे ये बता रहे हैं। प्रोडक्शन हाई करने वाला आउटपुट था। हाँ, क्या था? आउटपुट्स। ये देखो क्रॉपिंग पैटर्न्स, कैसे पैटर्न होने चाहिए क्रॉप्स का। क्लियर है? तो वही है, यहाँ से अब हम लोग ड्रेनेज इरिगेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से। वैसे यहाँ तक में तुम्हारा फर्टिलाइजर खत्म ही था। क्लियर है? कल से इरिगेशन स्टार्ट होता है। चलो कोई नहीं, कल से कर देंगे फर्टिलाइजर से। कोई डाउट है? समझ में आया अच्छे तरीके से कि नहीं आ रहा है? मज़ा आया? उससे पहले एक काम करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में वो चीज़ समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत अंतर। तो मैन्योर भैया नेचुरल होता है, लेकिन ये केमिकली द्वारा होता है। ये स्लोएस्ट एक्टिंग होता है और ये फास्टेस्ट एक्टिंग होता है। ये लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सॉइल स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव होता है, लेकिन इसमें सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा देता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा देता है। ठीक है, उसके बाद बर्बाद हो जाता है वो ज़मीन, पूरा क्या होता है, धीरे धीरे वो ज़मीन बर्बाद हो जाता है, ज़्यादा यूज़ करोगे उस पर। तो ये चीज़ है। कोई डाउट है? खत्म, आज यहीं तक रखते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। चलो फर्टिलाइजर को एक साथ नहीं जाओ।